मार्केट विजार्ड सेक्शन 44। क्या आपको लगता है कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक बेयर मार्केट में जाते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए शॉर्ट सेलिंग एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन बिल ओनिल आपको बताएंगे कि स्टॉक खरीदना लगभग 3 गुना कठिन है। बिल का कहना है कि उन्होंने पिछले 9 बेरिश मार्केट में से केवल 2 में सफिशिएंट पैसा कमाया है। उनका मानना है कि बेयर मार्केट में सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है शांत बैठे रहना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप बेयर मार्केट को कैसे पहचानेंगे? मेरे इंडिविजुअल स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यदि तेजी के फेज के दौरान लीडर हारने लगते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि एक बेयर मार्केट डेवलप हो रहा है। यदि मेरे पास एक पंक्ति में 5 या 6 स्टॉक हैं जो बंद हो जाते हैं तो एक चेतावनी फ्लैग ऊपर चला जाता है। बेयर मार्केट का सिग्नल देने के लिए आप और क्या चाहते हैं? डाउ और डेली एडवांस एंड डिक्लाइन लाइन के बीच डेविएशन बढ़त डिक्लाइन डाउ से कुछ महीने पहले एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। क्या ऐसा 1987 में हुआ था? 1987 की पहली तिमाही के दौरान अगस्त में शेयर मार्केट के एक्सट्रीम से काफी पहले बढ़त ओब्लिक डिक्लाइन स्ट्रीम पर थी। क्या आप इसलिए किसी टॉप की तलाश में थे? उस टाइम नहीं, क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बड़ा सुराग यह था कि मार्केट वास्तव में टॉप पर था। जब डो 2746 पर अपने हाई लेवल से बाहर आया तो बहुत कमजोर, कम वॉल्यूम में रैली हुई और फिर मार्केट को 90 पॉइंट का और लॉस हुआ। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि मार्केट से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि रैली कम वॉल्यूम में थी। हाँ, और फैक्ट यह है कि रैली में भाग लेने वाले बहुत कम स्टॉक थे। एडवांस और डिक्लाइन लाइन उतनी ऊपर नहीं बढ़ी जितनी पिछली रैली में थी। इसके अलावा अगस्त के अंत में छूट दर 3 साल में पहली बार बढ़ाई गई थी। मुझे लगता है कि इसने वास्तव में मार्केट को इम्पैक्ट किया है। आप इतने लॉन्ग टाइम से बिजनेस में नहीं है, क्या आपको विश्वास है कि आप लॉन्ग टाइम तक लगभग हर साल सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल का एक बहुत ही डिफाइंड सेट स्थापित किया है जो आने वाले वर्षों तक के लिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग की नींव प्रदान करेगा। साथ ही मेरी प्लानिंग है कि मैं कभी भी सीखना बंद नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि एक ट्रेडर के रूप में आप बेहतर हो रहे हैं? हाँ, यदि आप अपने द्वारा किए गए प्रत्येक ट्रेडिंग से सीखने का एफर्ट करते हैं तो टाइम बीतने के साथ साथ आप और बेहतर होते जाएंगे। आप सामान्य स्टॉक इन्वेस्टर्स की तुलना में इतने अधिक सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे करना पसंद है और आकर्षक लगता है। 8 या 9 घंटे काम करने के बाद मैं घर जाता हूं और मार्केट्स में अधिक टाइम बिताता हूं। मेरे पास शनिवार को चार्ट आते हैं और मैं रविवार को 3 या 4 घंटे तक उनकी स्टडी करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप बहुत अधिक सक्सेसफुल होंगे। इन्वेस्ट करने वाले बहुत से लोग अपने खाली टाइम का उपयोग मार्केट की स्टडी करने में करते हैं और फिर भी उनके रिजल्ट एवरेज दर्जे के या यहां तक कि लॉसपूर्ण होते हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें स्टॉक चुनने के लिए कोई डिसिप्लिन्ड सिस्टम नहीं मिली है। वे एक लेख पढ़ते हैं और कहते हैं, यह एक अच्छा स्टॉक लगता है, मैं इसे खरीदूंगा। या वे कोई स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका ब्रोकर इसकी अनुशंसा करता है। आप नए ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस बुक को पीडीएफ में चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए किसी भी प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सलाह जो मैं किसी को दे सकता हूं वह है अपनी मिस्टेक्स से सीखें। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का यही एकमात्र तरीका है। कोई फाइनल कमेंट्स? मार्केट के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगले बड़े विनर की तलाश करना हमेशा मजेदार होता है। उन सभी विशेषताओं वाले स्टॉक को खोजने की कोशिश करना जो इसे एक बड़ा कदम बना सकें। अब यह एहसास उस टाइम से अलग नहीं है जब मैं केवल 500 शेयरों का ट्रेडिंग कर रहा था। यह जानकर अब भी वही संतुष्टि होती है कि आपको कोई स्टॉक बड़ा कदम उठाने से पहले मिल गया था। आप इसे एक खेल की तरह मानते हैं? हाँ, यह है।
मेरे लिए यह एक विशाल खजाने की खोज जैसा है। यहीं कहीं कोई बड़ा विनर होने वाला है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक में पैसा कैसे बनाया जाए, इसके बारे में पारंपरिक ज्ञान को अर्धमौखिक सलाह द्वारा संक्षेपित किया गया है। कम प्राइस पर खरीदें और अधिक प्राइस पर बेचें। डेविड रेयान असहमत होंगे। उनकी फिलॉसफी को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: अधिक प्राइस पर खरीदें और अधिक प्राइस पर बेचें। वास्तव में रेयान आमतौर पर $10 से कम में सेलिंग वाले किसी भी स्टॉक को खरीदने पर कंसीडर नहीं करेंगे। रेयान की सक्सेस बेसिकली एक सटीक मेथडोलॉजी का उपयोग करने और उसका पालन करने के लिए ग्रेट डिसिप्लिन लागू करने के कारण है। जैसा कि रेयान ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है, किसी स्टॉक मेथड को अत्यधिक सक्सेसफुल होने के लिए फंडामेंटल होना आवश्यक नहीं है। रेयान आसानी से स्वीकार करते हैं कि उनका अधिकांश अप्रोच सीधे विलियम ओनील के लेखन और शिक्षाओं से सीखा गया है। हार्डवर्क और गहन अध्ययन की मदद से वे ओनील की ट्रेडिंग फिलॉसफी को बड़ी प्रभावशालिता से लागू करने में सक्षम हुए हैं। जब ट्रेडर अपने स्वयं के रूल से डीरेल होते हैं तो वे हमेशा लॉस में रहते हैं। रेयान कोई एक्सेप्शन नहीं है। 1983 के मध्य से 1984 के मध्य तक उन्होंने बेहद खराब परफॉर्मेंस का दौर देखा। उन्होंने बार बार अपने प्रमुख रूल में से एक को तोड़कर अपनी पिछली ट्रेडिंग सक्सेस को अपने हाथ से जाने दिया। कभी भी अधिक एक्सटेंडेड स्टॉक न खरीदें। 1983-84 के एक्सपीरियंस ने रेयान पर अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने वह गलती दोबारा नहीं दोहराई। एक ट्रेडर की डायरी बनाए रखना रेयान के अप्रोच का एक अनिवार्य एलिमेंट है। हर बार जब वे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो रेयान चार्ट पर स्टॉक खरीदने के अपने कारणों को इंटरप्रेट करते हैं। जब भी वे किसी मौजूदा पोजीशन को लिक्विडेट करते हैं या उसमें जोड़ते हैं तो वे कमेंट्स के साथ साथ एक नया चार्ट शामिल कर लेते हैं। इस अप्रोच ने रेयान को विनिंग स्टॉक की प्रमुख विशेषताओं को अपने दिमाग में सुदृढ़ करने में मदद की है। शायद अधिक इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी पिछली प्रविष्टियों की समीक्षा करने से उन्हें समान ट्रेडिंग मिस्टेक्स को दोहराने से बचने में मदद मिली है। रेयान का मूल अप्रोच विलियम ओनील के अप्रोच की तरह प्राइस और स्ट्रेंथ खरीदना है। वे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने के बजाय सबसे अच्छे शेयरों पर ध्यान केंद्रित करने में भी विश्वास करते हैं। रेयान द्वारा किया गया एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कई दूसरे ट्रेडर्स को मददगार लग सकता है वह यह है कि उनके सबसे अच्छे ट्रेडिंग आमतौर पर शुरू से ही विनर होते हैं। इस प्रकार उन्हें लॉस वाले ट्रेडिंग से जल्दी बाहर निकलने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी ट्रेडिंग पर वे अधिकतम 7% प्राइस में डिक्लाइन का रिस्क उठाएंगे। कई सक्सेसफुल ट्रेडर के ट्रेडिंग अप्रोच के लिए एक कठोर स्टॉप लॉस रूल एक आवश्यक कंपोनेंट है। तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।